नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं इजी वे में। जैसा मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको बताया था कि मैंने यूपीपीसीएल के आए हुए क्वेश्चन को, जो कि 25 जनवरी 2019 का था, उसके एक दूसरे सेट के क्वेश्चंस का मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले पार्ट में। ठीक है, तो अब हम उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब हो गया ये, इस पर ध्यान दीजिए। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का क्या मतलब हुआ कि वो सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो सिस्टम के लिए यूज होता है, जिससे सिस्टम का प्राइमरी वर्क होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से वो कौन है, कौन नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं है के लिए। तो यूनिक्स, डॉस और विंडोज, ये तीनों के तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, पिछले सेशन के क्वेश्चंस में मैंने डील किया था, आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब वो सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उसी में आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो सॉफ्टवेयर होता है ये दो टाइप का होता है। एक एप्लीकेशन और दूसरा सिस्टम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो यूजर के लिए हो, जिससे यूजर अपना काम खत्म करे, अपने टास्क को फिनिश करे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए यूज होता है। ठीक है, जो हमारे यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, ताकि दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, तो वही बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि ये जो तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, डॉस है और विंडोज है। लेकिन कैस्पर स्काई क्या है, पिछला सेशन में भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैस्पर स्काई एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस ये हो गया और बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। इसीलिए इसमें सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन नहीं है, तो कैस्पर स्काई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्वेश्चन कहां से है, एक्सेल से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्जन कौन सा पूछ रहा है, 2016 के लिए। ठीक है, में चयनित सेल के लिए एक चार्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर एक्सेल में हम जो डेटा बनाए हुए हैं, तो उस सेलेक्ट किए हुए डेटा का अगर हमें चार्ट बनाना है, तो शॉर्टकट क्या है, तो ये शॉर्टकट्स याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, कि भाई डायरेक्ट हम शॉर्टकट समझ ले, इसको याद कर लें, तो वो काम करते करते, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि आप लोगों को एग्जाम के प्रिपरेशन से पढ़ना है, तो वो सारे शॉर्टकट्स बदलते नहीं है फिर। ठीक है, तो उसको याद कर लेंगे आप। ठीक है, तो F11, ठीक है, F11 जो होता है वो शॉर्टकट की होता है। किसका, MS एक्सेल में वर्जन 2016 में सेलेक्टेड किए गए डेटा का चार्ट बनाने के लिए। मतलब आप F11 प्रेस करेंगे तो चार्ट का ऑप्शन सामने आ जाएगा और एक चार्ट आपके सामने उस डेटा का बन के हाजिर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, पढ़ के देखिए जरा कौन सा क्वेश्चन है, आई मीन किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है ये है नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क का ये क्वेश्चन है और सही गलत के लिए सही के लिए पूछ रहा है कि इस दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन से कथन सही है, ये सही के लिए पूछ रहा है। एक IPv4, IPv4 का मतलब क्या हुआ? IPv4 का मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। तो ये जो IP है इसका 2 वर्जन है, अभी जस्ट मतलब लेटेस्ट वर्जन 64 बिट 64 पे चल रहा है, ठीक है। तो IPv4 2 वर्जन है, एक तो जैसे IP एड्रेस है तो IP एड्रेस के 2 वर्जन हुए, कौन से? IPv4 और IPv6। तो V4 जो है वो 32 बिट पर काम करता है, उसके जो अंदर पैकेट्स बनते हैं, जो डेटा का साइज होता है वो 32 बिट का होता है। लेकिन यहां V6, ठीक है, ये आपको 64 बिट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखने से ही समझ में आ जाता है कि नहीं ये तो गलत है। IPv4 पते में यानी IPv4 के एड्रेस में 64 बिट होते हैं, नहीं ये गलत है। इंटरनेट को डुअल बूट पीसी, डुअल बूट पीसी का मतलब 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 भी है, विंडोज 10 भी है, ठीक है, तो विंडोज 7 और विंडोज 10 है 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये डुअल बूट करता है, यानी कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कर सकता है बारी बारी से। इसी को बोलते हैं डुअल बूट पीसी। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिंगल बूट पीसी, ठीक है। तो डुअल बूट पीसी का मतलब हो गया 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर में हो तो उसको। तो क्या 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर में हो तो उसमें इंटरनेट नहीं चलेगा? गलत बात है, बिल्कुल चलेगा। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ऑप्शन कौन सा होगा। ये नहीं होगा, ना तो 1 ना ही 2, यही होगा ना, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो गलत हैं और क्वेश्चन कर रहा है सही के लिए, ठीक है। तो ना तो पहला ना ही दूसरा सही है, क्या? ठीक है। मतलब क्वेश्चंस जो है एकदम विद इन टॉपिक्स है, मतलब ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि कोई बाहर से आ गया या कोई क्रिटिकल है, मतलब कुछ दूसरा ऑप्शन है या दूसरा क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। मेरा 100% गारंटी है, 100% हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, अगर ये टॉपिक्स आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस सॉल्व एक भी ना हो ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रही बात कंफ्यूजन की, कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस आप 100% सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। हाँ, बट जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप पढ़िए, ठीक है। सिर्फ 5%, मैंने फर्स्ट डे बोला था, सिर्फ 5% कंट्रीब्यूशन दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। बस बाकी 95% मैं करूंगा, कैसे करना है वो मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए और तुरंत आइडेंटिफाई करिए ये क्वेश्चन कहां से है, किस टॉपिक से है, फंडामेंटल से है, MS ऑफिस से है, इंटरनेट से है, नेटवर्किंग से, कहां से है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, क्वेश्चंस पर ध्यान जल्दी जाता है, नहीं तो सब आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस क्या है भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कहां से कौन सा क्वेश्चन है।
तो टॉपिक्स क्लियर रहेंगे तो तुरंत क्वेश्चन समझ में आएगा। और कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि पढ़ने से ही समझ में आता है कि वो किस टॉपिक से हैं। अब जैसे ये है ईमेल सेवा, अब ईमेल सेवा का नाम आ गया, दैट मीन्स ये इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटरनेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का अर्थ है। पीओपी का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोटोकॉल है, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी, तो आईपी भी एक प्रोटोकॉल हो गया, पीओपी ये एक प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी ये एक प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी ये एक प्रोटोकॉल है, एफटीपी ये एक प्रोटोकॉल है। तो जितने सारे ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, सबका अलग अलग नेचर है काम करने का। तो उसी से एक क्वेश्चन कर रहा है कि ईमेल के संबंध में जो पीओपी होता है, यानी कि जब आप ईमेल आईडी यूज करते हैं, जैसे देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। जब हम जितने सारे इंटरनेट पे प्रोटोकॉल हैं, उन सब का एक खास मकसद है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। जैसे नेटवर्क में अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी प्रोटोकॉल। अगर मुझे सर्वर पर फाइल स्टोरेज करनी है या फाइल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एफटीपी प्रोटोकॉल यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मुझे एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी यूज करना है, ठीक है, आउटलुक वगैरह से, तो वहां एसएमटीपी यूज हो जाता है। तो उसी तरह एक पीओपी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, नाम ऐसा क्यों है? इसलिए नाम है क्योंकि जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस, मतलब जैसे चिट्ठी डाक का काम होता है ना, उसी के कॉन्सेप्ट पर इसका फॉर्मेट बना होता है। सब्जेक्ट देते हैं, टू देते हैं, जो आप देते हैं वो सारा चीज डाक यानी कि एक सिंपल चिट्ठी के एड्रेस पर फॉर्मेट बना होता है वो। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्वेश्चन आपको दे सकता है कि ईमेल आईडी में यानी ईमेल के संबंध में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, और 4 क्वेश्चन आपको दे देगा। इसी क्वेश्चन को घुमा दे अगर कि ईमेल के संबंध में किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो 4 क्वेश्चन आपको दे दे, HTTP, SMTP, FTP और POP। तो आपको POP पे ध्यान देना है, ठीक है। POP आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत अंदर से क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, कौन सी ईमेल सुविधा एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी कि ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ठीक है, आंसर तो दिख रहा है बीसीसी, बट ये बीसीसी क्या है, क्या होता है, कैसे ये यूज होता है? ठीक है, तो देखिए, ईमेल आप जब यूज करते हैं तो जनरली आप ध्यान नहीं देते होंगे, बट आप यूज करते होंगे तो उसमें क्या है कि आप सोचते होंगे कि चलो टू में एड्रेस दे दिए, फ्रॉम तो मेरा ले ही लिया, सब्जेक्ट देते हैं, मैटर देते हैं, ऑप्शनली अगर होता है तो अटैचमेंट दिए और सेंड कर दिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से 20% लोग यानी 20% लोग ऐसे होंगे जो बीसीसी और सीसी यूज करते होंगे सही मायनों में, अदरवाइज 80% लोग यूज नहीं करते हैं। ऑफिशियल लोग जो होते हैं वही यूज करते हैं, ठीक है। बीसीसी और सीसी ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है, ये 2 ऑप्शंस दे दिया, चूंकि ऑप्शंस है ना तो ऑप्शन की क्वांटिटी के लिए दे दिया है, बट ये दोनों को आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों आंसर इंपॉर्टेंट है, समझना। देखिए, बीसीसी का मतलब होता है, याद करिए जब पहला सेट मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सेट जब क्वेश्चन बताया था मैंने तो उसके फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि बीसीसी का अर्थ क्या होता है।
4 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक गलत था, एक सही था, बाकी सब गलत थे। ठीक है, तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन और कॉपी, और सीसी क्या बोलता है? कार्बन कॉपी। अगर आप किसी को मेल करते हैं और सीसी में किसी दूसरे का आईडी दे देते हैं, तो जिसको आप प्राइमरी यानी मुख्य रूप से मेल कर रहे हैं, उससे यह पता चल जाएगा कि आप उसके अलावा और किसको ईमेल कर रहे हैं। मेरी बात समझे आप? जैसे आप किसी को मेल कर, अपने फ्रेंड को मेल कर रहे हैं, तो फ्रेंड का ईमेल आईडी आपने 2 में दिया और सीसी में आपने अपने किसी दूसरे फ्रेंड का ईमेल आईडी दे दिया, तो जिस पहले फ्रेंड को आप मेल कर रहे हैं उसे यह पता चल जाएगा कि उसके अलावा यह मैसेज आपने किसी और को भी दिया है। जस्ट इसका उल्टा बीसीसी, उसे पता ही नहीं चलेगा, आइडेंटिटी हाइड रहेगी, गोपनीय रहेगी। ठीक है, सीक्रेट रहेगी कि आपने जो मेल दिया है वो उसके अलावा और किसको किसको दिया है। वही क्वेश्चन कर रहा है ना, बिना पहचान बताए हुए। ठीक है, तो बीसीसी यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी। ठीक है, बेहिचक कोई डाउट्स है? ठीक है, तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में छोटा सा टॉपिक लिख दीजिए, या क्वेश्चन या कुछ भी अपने हिसाब से बता दीजिए, या क्वेश्चन नंबर ही बता दीजिए। ठीक है, सभी लोगों का डाउट्स एक साथ एक वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है? यहां अलग की बात कर रहा है, यानी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट पूछ रहा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, सब तो प्रिंटर है, तो फिर इसमें आप अलग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये सब क्वेश्चंस जो है ना, बिना कॉन्सेप्ट के किसी जन्म में आप नहीं समझ सकते। जब तक आप उसको समझे हुए नहीं रहेंगे, आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, याद तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, जरा सा क्वेश्चन घूम जाएगा, याद किए हुए रहेंगे, फिर वो गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो इसमें बाकी सबसे अलग कौन है? तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है? लेजर प्रिंटर, अब देखिए इनकी विशेषताओं और इनकी खूबियों और इनके कार्य करने की जो विधि है, ठीक है, उसके आधार पर आप इसको डिफरेंशिएट करिए। लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर जो होता है वो आपको लेजर बीम के थ्रू प्रिंट करता है। ठीक है, जिसमें कि इंक वगैरह भरा, कार्बन पाउडर भरा होता है, और ये कलर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में अवेलेबल है। इंकजेट प्रिंटर, इससे भी आप कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, थर्मल प्रिंटर, इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, इससे आप डॉट 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 वे में आप प्रिंट करते हैं। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है, एक जो सबसे बड़ी खासियत है जो इसको इन तीनों से अलग करता है, वो ये है कि ये तीनों के तीनों प्रिंटर, ठीक है, ये तीनों के तीनों प्रिंटर में अल्फा न्यूमेरिक जो प्रिंट होता है, प्रिंट तो इसमें भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है, इसमें जो अल्फा न्यूमेरिक प्रिंट होता है वो नॉर्मल में होता है। जैसे 1 प्रिंट करना है तो 1, 2 करना है तो 2, ए करना है तो ए, बी। लेकिन जब वहां प्रिंटिंग की बात आती है तो वहां 1 प्रिंट होगा तो कैसे होगा? 2, ठीक है, 3, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स डॉट 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 वे में ये प्रिंट करता है। बात समझ में आई आपको? क्यों वो अलग है इन तीनों से? क्योंकि उसका फंक्शन अलग है इन तीनों से। वो भी प्रिंट करता है, ये तीनों भी प्रिंट करते हैं। क्लियर?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहां से है, नेटवर्किंग, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल और माइक्रोवेव। ठीक है, मतलब बाउंडेड का मतलब उसमें बंधा हुआ नहीं है वो। ठीक है, सीमा उसकी बंधी हुई नहीं है। ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये भी केबल है, कोएक्सियल केबल। ठीक है, यहां पर जो उसकी सीमा रेखा है, ठीक है, तो वो बाउंडेड कहने का मतलब है कि वो एक पैक है, बाउंड है, मतलब बंधा हुआ है वो किसी वायर में, किसी मीडियम में। लेकिन अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम के लिए पूछ रहा है तो माइक्रोवेव, जो वेव्स होती हैं, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, या आप टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू जब बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो ये सारी वेव्स है जिनको सैटेलाइट कैच करता है, टावर कैच करते हैं, तब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इसका कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई सीमा क्षेत्र यानी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का यही मतलब इस क्वेश्चन का कि अनबाउंडेड मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो वो कौन सा है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसमिट करना। तो एक जगह से दूसरी जगह तो डेटा ट्रांसमिट यहां से भी होता है, यहां से भी होता है, यहां से भी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर केबल इतना लंबा है तो बस यहां से यहां तक ही डेटा जाएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल है तो यहां से यहां तक है, बस इतना ही दूर ही जाएगा। कोएक्सियल केबल है, यहां से यहां बस इतना ही दूर है। बट माइक्रोवेव, ठीक है, तो अगर आप यहां पे यूज कर रहे हैं और यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो यहां भी यूज कर सकते हैं। रेंजेस में हल्की फुल्की कमी आ जाए वो अलग बात है, बट ट्रांसमिट तो हो रहा है ना डेटा। आप यहां आ गए तो भी यूज हो रहा है, हल्का सा आगे बढ़ गए तो भी यूज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बाउंड्री दी हुई है कि उसके अंदर ही रह के हमको यूज करना है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने बोला है आप लोगों की जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे नेटवर्किंग या कोई भी टॉपिक हो, तो सवाल को समझने में हो सकती है मुश्किल, आपको उसका जवाब देने में आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह मुश्किल उतनी बड़ी नहीं है कि इसके लिए सोचना पड़े, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, विंडोज रन या सर्च। ठीक है, विंडोज में सर्च बॉक्स होता है ना, या रन होता है डायलॉग बॉक्स, जहां से हम लोग प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करते हैं। ठीक है, तो विंडोज रन या सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्वेश्चन कर रहा है। विंडोज रन या सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्न में कौन सी निष्पादन योग्य फाइलों का प्रयोग किया जाता है। निष्पादन का मतलब एक्सिक्यूटेबल, रन करने लायक। ठीक है, एक्सिक्यूटेबल। तो विंडोज में, विंडोज का मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे, ठीक है, वहां रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो चाहे उससे या सर्च बॉक्स से आप अगर पावर पॉइंट को खोलना चाहते हैं, तो पावर पॉइंट को खोलने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो क्या है, उसकी एग्जीक्यूट होने वाली फाइल जिससे आप पावर पॉइंट ओपन कर पाते हैं वो क्या है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है पावर PNT। पावर PNT .exe विंडो का एक्सटेंशन फाइल नेम होता है, एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन फाइल नेम होता है विंडोज का। ठीक है, पावर PNT।
उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन कर देगा कि एमएस वर्ड को खोलने के लिए रन में कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल होगी, कौन सी फाइल, तो उसका नाम है winword.exe। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको पावर पीएनटी लिखना है, .exe नहीं लिखना है। .exe उसका एक्सटेंशन है, ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, वो नहीं लिखना है आपको। पावर पीएनटी लिखेंगे, एंटर मारेंगे, खुल जाएगा वो। विनवर्ड एमएस वर्ड के लिए। एक्सेल लिखना है तो एक्सेल को ओपन करना है तो EXCEL। तो ऐसे विंडोज में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनका एग्जीक्यूट होने वाला फाइल और उसका नाम, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप उसको डायरेक्ट बिना कहीं खोजे हुए, जैसे आपको एमएस ऑफिस को चलाना है तो आपको जाना पड़ेगा पावर स्टार्ट में, फिर ऑल प्रोग्राम में, फिर एमएस वर्ड को खोलना होगा, और डायरेक्ट आप यहीं से खोल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग, किस सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा सॉफ्टवेयर के लिए क्वेश्चन कर रहा है, उपयोग डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बहुत भारी सवाल नहीं है, ठीक है, लेकिन हिंदी से लगता है कि समझ में नहीं आ रहा। अगर यही चीज इंग्लिश में लिखा हो तो आई थिंक आपको हो सकता है कुछ समझ में आ जाए, लेकिन जहां तक ऐसा है कि हिंदी लिखा होता है, थोड़ा सा हमको भी एक दो बार पढ़ना पड़ता है उसको क्वेश्चन। तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग, डेटा को, अब डेटा का मतलब जो डाटा आपके पास है उसे पंक्तियों और स्तंभों में, मतलब रो एंड कॉलम्स में, ठीक है, रो एंड कॉलम्स में ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए, ग्रिड का मतलब सेल्स में, ये तो ये क्या है, ये क्या है, ये सेल है ना, इसी में हमारा डेटा रहेगा। तो इस तरह का काम हम कहां करते हैं, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, कहां, ऑब्वियसली एक्सेल में। तो एक्सेल में हम काम करते हैं, बट यहां क्वेश्चन एक्सेल के लिए नहीं दिया हुआ। एक्सेल में जो काम हम करते हैं उस जगह का नाम क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम काम करते हैं तो उस जगह का, जहां पे काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, यानी पेज पर हम काम करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं। उसी तरह एमएस पावर पॉइंट में अगर हम काम करते हैं तो क्या कहते हैं, हम प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, यानी स्लाइड पर काम कर रहे हैं। तो उसी तरह हम यहां पर क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में भी आ जाएगा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होगा नहीं क्योंकि ये पावर पॉइंट चलाता है, मल्टीमीडिया होगा नहीं, वर्ड प्रोसेसर होगा नहीं। तो जरा सा कॉमन सेंस, मैंने बोला था कॉमन सेंस, सीएस, जरा सा सीएस लगाइएगा, काम आसान हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये फंक्शन का सवाल है, एमएस एक्सेल के फंक्शंस के अंदर का सवाल है, ठीक है। तो सीधा सा बात है, अब यहां पर ये सारे के सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो नाउ, क्योंकि नाउ हम अगर करते हैं तो वहां पर नाउ का मतलब अभी, तो उससे ये समझ जाता है वो कि जो भी हमारा वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय, अगर हम अपने सेल में चाहते हैं कि अभी का टाइम और डेट आ जाए तो इक्वल टू नाउ करके हम वो फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन से सवाल है, ठीक है, इसीलिए इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम यहां पे, क्योंकि ये तो करेंगे तब तो आप देखेंगे ना, ठीक है। और
मेरे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, एक्सेल के, वर्ड के, पावर पॉइंट के, वो सब पूरी बारीकी से और पूरे डिटेल के साथ होंगे। मेरी उम्मीद है कि आपको कहीं भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा या ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द मेरी वो वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। कुछ आई हुई हैं, अभी कुछ आने वाली हैं, तो जल्द से जल्द आ जाएंगी, तो आप उनको देखिए, समझिए, और जहां प्रॉब्लम होती है मुझे डायरेक्ट बोलिए कमेंट से, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सीपीयू, क्वेश्चन क्या है, सीपीयू, सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन है? सीपीयू में क्या क्या होते हैं? सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेन मेमोरी, यही सब चीज होता है ना। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट तो होता है, आरओएम, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये नहीं होता, और रजिस्टर ये नहीं होता, ठीक है। ये होता है लेकिन हमको एक थोड़ी लेके चलना। हार्ड डिस्क, सीपीयू में हार्ड डिस्क होता है, बस सीएस लगाना है, कॉमन सेंस। हार्ड डिस्क, एएलयू तो होता है, सीयू भी होता है, लेकिन हार्ड डिस्क थोड़ी होता है। एएलयू होता है, सीयू होता है, और रजिस्टर होता है। रजिस्टर मतलब मेन मेमोरी, ठीक है। यहां पर ये भी हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना हिंदी थोड़ा लिख देता है ना, तो उस कारण से कंफ्यूजन हो सकती है। खैर उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं हिंदी में भी आप लोग को बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यानी मेन मेमोरी, इसे हम मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? अब देख लीजिए, यहां दे रहा है एएलयू तो होता है, ठीक है, सीयू होता है, बट रैम थोड़ी होता है। रैम तो अलग चीज है ना, एक कंप्यूटर में जो हमारा रैम होता है वो तो अलग चीज हो गया, तो वो सीपीयू में कहां से जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ एएलयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफॉल्ट स्क्रीन को क्या कहा जाता है? कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, आपको भी लग रहा होगा कि ये कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, ठीक है। देखिए, जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को खोलते हैं, चलिए इसको रहने दीजिए, अभी बात करते हैं एमएस वर्ड का, ठीक है। एमएस वर्ड को खोलते हैं तो क्या दिखता है? पेज, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या दिखता है? पेज। एमएस पावर पॉइंट को खोलते हैं तो क्या दिखता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड। उसी तरह एक्सेल खोलते हैं तो क्या दिखता है आपको? वर्कशीट ना। वो जो रो और कॉलम्स में जो हमारा पूरा ग्रिड लाइन होता है वो क्या होता है? वर्कशीट कहलाता है, ठीक है। टेबल होगा नहीं, टेबल हो नहीं सकता है, वो डॉक्यूमेंट हो नहीं सकता है, डेटाबेस हो नहीं सकता है। अप्लाई सीएस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्वेश्चन कहां से है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है, ठीक है। क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। पृष्ठ के अंत में यानी पेज के लास्ट में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज किया जाता है? ठीक है, काफी अंदर से क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप एमएस वर्ड यूज किए होंगे तो जानते होंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पढ़ना है, जानना है, ठीक है, कोई बात नहीं। एमएस वर्ड के जब कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो उसमें जो पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के लास्ट में क्या बोल रहा है? किसी विशेष शब्द का विवरण लिखना है। इस पैराग्राफ के लास्ट में यहां लिखा हुआ है WHO, यहां वर्ड लिखा हुआ है WHO, और मैं चाह रहा हूं
कि इस WHO का विवरण यहीं पर मैं दे दूं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुट नोट। ठीक है, फुट नोट यहां दिया हुआ है, बट कैसे? एंड नोट भी दिया हुआ है, फुट नोट भी दिया हुआ है। काफी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, कि एंड नोट हो जाएगा, तो गलत है। एंड नोट कहां होगा वो हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, एंड नोट नहीं होगा, फुट नोट होगा। फुट नोट का मतलब जस्ट पैरों में, तो पैरों का मतलब क्या होगा? जस्ट नीचे, यानी पैराग्राफ के जस्ट ठीक नीचे। एंड नोट क्या हो गया? एंड नोट ठीक पेज के नीचे चला जाएगा। वो पूरा डॉक्यूमेंट है, उसके लास्ट में आप पेज के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं तो वहां पे आप लिख सकते हैं। तो एंड नोट वहां चला जाता है, लेकिन फुट नोट पैराग्राफ के लास्ट में डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टेबल, फुटर, टेबल तो ये समझते ही हैं आप, रो और कॉलम में जो डेटा बनता है वर्ड में उसको टेबल, और फुटर जो पेज के नीचे में लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सभी पेजेस पर फुट नोट, यानी कि नीचे में फुटर लिखने की, ताकि सभी पेजेस पर वो दिख जाए, उसके लिए फुटर यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फुट नोट के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डैश is used to display or edit the data in the activate cell of a Microsoft Excel worksheet। ठीक है, कहने का मतलब है दी क्या है जो यूज होता है डिस्प्ले और एडिट द डेटा इन द एक्टिव सेल ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के अंदर अगर हम कोई डेटा लिखते हैं तो वो सेल के अलावा और कहां पर डिस्प्ले होता है, जहां पे हम उसको चेंज भी कर सकते हैं? तो वो होता है फॉर्मूला बार में। नेम बॉक्स वहां नहीं होता है, वहां सेल का एड्रेस होता है। टाइटल बार ऊपर, जहां पर क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन्स होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। स्टेटस बार एप्लीकेशन के नीचे बॉटम में, तो फॉर्मूला बार। ठीक है, यहां पे आप जो भी सेल में लिखेंगे वो यहां आपको दिखाई देगा, और चेंज भी आप कर सकते हैं। यहां चेंज करिए, चाहे डायरेक्ट सेल में चेंज करिए, दोनों जगह वो चेंज होगा। अगर आप फॉर्मूला बार में चेंज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल में चेंज हो जाएगा, अगर आप सेल में करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला बार में चेंज, वो दोनों कनेक्ट होता है। ठीक है, मतलब दिखाई देता है, डिस्प्ले वहां देता है सर, तो चेंज आप दोनों जगह कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पता है ना, फर्स्ट लेटर से ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, इंटरनेट से। ठीक है, तो इंटरनेट से पूछ रहा है जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, पता होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक मान्य आईपी पता, क्लास पूछ रहा है, क्लास मैंने नहीं देखा, सॉरी, क्लास का नहीं है। इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सभी का आईपी एड्रेस जान सकते हैं हम। ठीक है, कमांड के थ्रू जान सकते हैं, कैसे वो डजंट मैटर, दूसरी बात है, जान सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन कर रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प एक मान्य यानी कि वैलिड आईपी क्लास का नहीं है। आईपी एड्रेस जो होता है ना, उसके 4 क्लास होते हैं। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ठीक है, क्लास सी तक हम लोग यूज करते हैं, डी फर्दर यूज के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो क्लास डी, क्लास ए सही है, क्लास सी भी सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैलिड क्लास नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक मान्य आईपी क्लास नहीं है, तो मान्य नहीं है, ये तो है, ये तो है, ये भी है, ये नहीं है। क्लास 1 कुछ नहीं होता है, ये 1 है कि आई है पता नहीं, लेकिन ये नहीं होता है। ए बी सी डी 4, तो
अब ये जानकारी के अभाव में ही आप इसको गलत करेंगे। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक वो नॉलेज जो आपको आए दिन चाहे स्मार्टफोन में यूज करते करते पता चले या फिर कभी आप कंप्यूटर पे यूज करें तो पता चले, एक वो नॉलेज। और एक वो नॉलेज जिसका दूर दूर तक आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे आईपी एड्रेसेस। इसका कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि आप फोन में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आईपी एड्रेस वहां भी है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा भी। क्यों? क्योंकि आपको उससे कोई काम ही नहीं है ना। तो एक वो नॉलेज है जिसको आपको जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और एक वो नॉलेज है जिसको आप जाने अनजाने चाहो ना चाहो यूज हो ही जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंटरनेट कैसे चलता है, ब्राउजर्स क्या होते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बताने की चीजें नहीं है। ठीक है, ये कॉमन लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप यूज भी करते हैं। तो मेरे कहने का वही मतलब है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपने किया नहीं है, कुछ ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, जानने की जरूरत नहीं हुई, तो ये पूरी तरह से अननोन है। बात समझ में आई मेरे को, आपको? तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज नजर से गुजरी हो या कभी ऐसा लगा हो कि नहीं वो चीज तो हम देखे, हमने जाना, तो आंसर दिया जा सकता है वहां पर सही। लेकिन जो पूरी तरह से अननोन है तो वहां पर तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा ना, हमें तो जानना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, और उसके लिए हम हैं। तो ठीक है, चलिए आगे आइए। विंडोज के लिए गूगल क्रोम, अब ये बताने के जस्ट लाइक देखिए, अभी जस्ट मैं जो बोल रहा था सामने आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम ये जो वर्ड है, मुझे नहीं लगता है कि इस वर्ड से कोई आज का आदमी, दिस मॉडर्न टाइम, कोई आदमी अननोन होगा या किसी के स्मार्टफोन में ये एप्लीकेशन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, 1% भी नहीं, हर एक आदमी के स्मार्टफोन में है गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। ठीक है, में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो चीज है वो आपने फोन में यूज किया है, हम उसके लिए नहीं बोले हैं। हमने बोला कि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर आप समझे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, ये पीसी के लिए क्वेश्चन कर रहा है कि स्मार्टफोन के लिए, वो डजंट मैटर, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, पूरी तरह से अननोन तो नहीं है, मेरे कहने का वो मतलब है। तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर को एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो यहां पर क्वेश्चन जो कर रहा है वो पीसी में यूज करने के लिए कर रहा है कि कंप्यूटर में अगर हम यूज करते हैं तो वहां पर क्या शॉर्टकट की दबाएंगे, एक नया टैब खुल जाएगा। तो शॉर्टकट है उसका Ctrl+T। ठीक है, ये गूगल क्रोम के लिए बोल रहा है, Ctrl+T, T फॉर टैब। टैब का मतलब क्या है? वही ना, जैसे एक टैब खोलते हैं तो उसमें एड्रेस बार आप लिख सकते हैं, मतलब www.google.com। अब मुझे कोई दूसरा वेब पेज खोलना है, फेसबुक खोलना है, तो उसी में तो नहीं खोल सकते, वरना google.com हट जाएगा, फेसबुक आ जाएगा। तो मुझे एक दूसरा टैब खोल के साइड में फेसबुक खोलना है, फिर जीमेल खोलना है, फिर बाकी अदर जितनी वेबसाइट्स खोलनी है, अलग अलग टैब में उसको हम खोलते हैं। तो हम माउस से क्लिक करके भी खोल सकते हैं और शॉर्टकट की यानी Ctrl+T का यूज करके भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीसी में यूज करने के लिए बोल रहा है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं कि कहां से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पावर पॉइंट 2016 में निम्न में कौन सा विकल्प एक वैध मेन्यू आइटम नहीं है? नहीं है के लिए पूछ रहा है, यानी कि वैलिड मेन्यू आइटम, मतलब
वो कौन सा आइटम है इन ऑप्शंस में से दिए हुए, ठीक है, जो किसी मेन्यू में नहीं है। जैसे देखिए स्लाइड शो है, 16 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लौट जाइएगा ना MS ऑफिस मतलब पावर पॉइंट 2000, अगर हम 3 सवाल करें तो उसमें टूल्स है, मेन्यू है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे 2016 की, तो 2016 में क्या है, स्लाइड शो का मेन्यू है, बिल्कुल है, इंसर्ट है, बिल्कुल है, होम है, बिल्कुल है, ठीक है। टूल्स नहीं है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, स्लाइड शो, एनिमेशन, ट्रांजिशंस, रिव्यू एंड व्यू, तो कहां है टूल्स? टूल्स तो है नहीं, ठीक है। तो ये टूल्स नहीं है, तो क्वेश्चन भी उसी के लिए कर रहा है ना कि एक वैध मेन्यू आइटम नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ वो करे जिसमें दिमाग लगे, क्वेश्चन वैसे भी पूछ रहा है जो आपने देखा हो, लेकिन आपको मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन है कि मेन्यू आपने देखा, ध्यान दिया होगा, तो ध्यान दिया होगा तो आपको आएगा। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई चीज आपने देखी, ध्यान में है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। यही है ना ये चीज कि भाई मेन्यू आपने देखा, ध्यान दिया होगा, देखा होगा, यूज किया होगा, तो अब वो मेन्यू तो याद कर नहीं सकते, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये तो याद करने वाला चीज है नहीं। तो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन है उसी के अंदर से। तो मेरी एक बात बस याद रखिए, CS अप्लाई करिए और याद करने से दूर रहिए, सिर्फ समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल पैनल, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज के अंदर से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहां से कर रहा है? ना MS ऑफिस से, ना इंटरनेट से, ना नेटवर्किंग से, क्वेश्चन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से। कंट्रोल पैनल आइटम इन विंडोज 10 allow user to uninstall a previously installed program on a computer। मतलब which of the following, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कंट्रोल पैनल के अंदर होता है और वो यूजर को अलाउ करता है। अब ये देखिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही है? विंडोज 10, विंडोज 10 में। अब अगर विंडोज 7 में आ जाए, यहां पे लिख देगा यही क्वेश्चन, वो ऑप्शन तो इसमें नहीं है, लेकिन यहां विंडोज 7 लिख दे, ठीक है, तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल के अंदर इन प्रोग्राम्स को हटाने के लिए जो नाम होता है वो दूसरा होता है, प्रोग्राम एंड फीचर्स होता है। तो विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल में, सवाल पे आ जाइए, ठीक है, कंट्रोल पैनल में कहां पे? तो विंडोज 10 के अंदर कंट्रोल पैनल में यूजर को अगर कोई पहले से इंस्टॉल किया हुआ प्रोग्राम हटाना है, कहां जाना होगा उसे? प्रोग्राम में। सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी, अप्लाई CS, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम है नहीं कि हम उसमें जाएंगे। हार्डवेयर एंड साउंड, साउंड से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई वर्क है नहीं कि उसमें हम जाएंगे। यूजर यानी कि कोई यूजर बनाना या यूजर डिलीट करना, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सा सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही है। अनइंस्टॉल अ प्रीवियसली इंस्टॉल्ड प्रोग्राम मुझे हटाना है, तो ऑब्वियसली हम प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम बना हुआ है वहां पर ऑप्शन नाम का, उसमें जाएंगे तो फिर जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है उसमें से अपना सेलेक्ट करके हटा लेंगे उसको, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अप्लाई CS, कॉमन सेंस अप्लाई करिए, क्वेश्चंस काफी हद तक सॉल्व होने में मदद मिलेगी आपको। निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन किसके लिए बोल रहा है? गलत के लिए।
ईमेल आईडी केस संवेदी यानी केस सेंसिटिव होता है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है, तो यहां क्वेश्चन बोल रहा है गलत के लिए। ठीक है, ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन तो गलत के लिए बोल रहा है। अब ईमेल आईडी हम टाइप कर रहे हैं तो उसमें स्पेस दे देंगे, नहीं लेगा ना, वो तो गलत हो जाएगा। एक ईमेल आईडी में केवल एक ही @@ वर्ण होना चाहिए, ये भी सही बात है। क्या कभी ऐसा देखा है आपने कि प्रकाश कुमार 007 @gmail.com 2 बार @ यूज किया? नहीं। तो यहां ये तो सारी चीजें सही हो रही है ना। केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि अगर आपने ईमेल आईडी अपना बनाया है स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर ही यूज होगा, कैपिटल में आप नहीं दे सकते। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। ये कौन सा बात है? लग रहा है ना, क्या एक कंप्यूटर पर 3 से ज्यादा ईमेल आईडी नहीं बनेगा? अगर मुझे 4 ईमेल आईडी बनाना है तो क्या मुझे दूसरे कंप्यूटर पर जाना होगा, साइबर कैफे में जाना होगा? ये गलत है। क्वेश्चन किसके लिए बोल रहा है? गलत के लिए बोल रहा है। ठीक है, पढ़िए, CS अप्लाई करिए और फिर सॉल्व कर दीजिए। इसलिए क्योंकि इसको सॉल्व करने में कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो चीज रेगुलरली यूज कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से। आप ही के स्मार्टफोन की बात करें तो क्या आप अपने स्मार्टफोन में अपने दोस्तों का ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों का ईमेल आईडी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन से GUI, अब देखिए GUI, इससे जो पिछला वाला पार्ट था, ठीक है, ये जो क्वेश्चन का सेट 2 है, इसका जो पहला पार्ट था उसमें GUI का क्वेश्चन था और मैंने बताया था GUI का फुल फॉर्म क्या है, याद होगा आप लोगों को। GUI का मतलब है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से या एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं। ये तो कल के क्वेश्चन में ही हम लोग किए थे ना, क्वेश्चन इससे अपोजिट था, अनुमति नहीं देते हैं और यहां देते हैं के लिए बोल रहा है। सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले वाले सेट में किया था, सॉरी पहले वाले पार्ट में किया था। सेट 2 का ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जिसका पहले वाले पार्ट में था सेम यही क्वेश्चन कि वो एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति नहीं देते हैं। तो हमने वहां ऑप्शन दिया था रेडियो बटन, देखिएगा प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर देखा, रेडियो बटन। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुमति देते हैं, तो यहां ऑप्शन होगा चेक बॉक्स। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, या आप कहीं के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा ऑप्शन ना कि आप एग्जामिनेशन सेंटर कहां देना चाहते हैं, तो अपना प्रेफरेंस चुनिए। तो आपने पटना दिया, फिर मुजफ्फरपुर दिया, फिर तो मल्टीपल ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं ना। तो वहां जो बॉक्स होगा उस पर ध्यान दीजिएगा, वो इस तरह का साइन नहीं होगा, वो साइन होगा ऐसा जिसमें आप टिक करते हैं। क्या होता है ना, चलिए, तो वो चेक बॉक्स है जो हमें एक से अधिक विकल्प को चुनने की अनुमति देता है। ठीक है, वो चेक बॉक्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिफॉल्ट रूप से। डिफॉल्ट रूप से का मतलब हो गया पहले से, डिफॉल्ट से संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन सेट 1 के पार्ट 2 में था। ठीक है, वहां पर था कि संख्यात्मक, यहां न्यूमेरिक डेटा के बारे में बात कर रहा है। कौन से डेटा के बारे में बात कर रहा है? न्यूमेरिक। वहां अल्फाबेटिकल डेटा के बारे में बात किया था, न्यूमेरिक डेटा। डिफॉल्ट रूप से
ठीक है, आपने टाइप किया और अपने आप आपने उसमें नंबर टाइप किया, ये सेल है, ठीक है। तो सेल में आपने नंबर टाइप किया 8, तो जब आप 8 टाइप करेंगे तो ये लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, ठीक है। तो अल्फाबेट जो होता है वो बाएं साइड और जो न्यूमेरिक डेटा होता है वो दाएं साइड में, ठीक है। तो इसको अलाइनमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अल्फा जो होता है, अल्फाबेट जो होता है वो हमारा दाहिने बाएं साइड में, और जो न्यूमेरिक डेटा होता है वो दाहिने साइड में होता है बाय डिफॉल्ट। आप चेंज तो कर ही सकते हैं, आपका 8 अपने आप कहां जाएगा, यहां जाएगा लिखने का। आप इसको यहां कर सकते हैं, लेकिन अपने आप कहां आएगा, दाहिने साइड में, ठीक है। आपको ये सारी चीजें होती हुई दिखेंगी, ठीक है, जब आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे कंटेंट का, यानी फंडामेंटल का, एमएस ऑफिस का, एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का, इन सब का, ठीक है। क्योंकि यहां अगर मैं सबको एक एक करके ज्यादा डिस्क्राइब करूं, प्रैक्टिकली करूं, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, और काफी समय लग जाएगा उसमें। तो ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं देख पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे आप, बिल्कुल दिखाई देगा उसमें आपको सब चीज, हर एक चीज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी अप्लाइड टू टेक्स्ट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या बोला वो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज। जाहिर सी बात है, सबसे छोटा फॉन्ट का साइज क्या हो सकता है एमएस वर्ड में, ठीक है। कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कॉमन सेंस, बस कॉमन सेंस यूज करना है। 0 तो दे नहीं सकते आप, जैसे यहां राम लिखा हुआ है। अब इस राम का अगर फॉन्ट साइज हम करते हैं 10, तो ये राम बड़ा दिख रहा है। 5 करते हैं तो थोड़ा छोटा हो गया, 2 करते हैं थोड़ा और छोटा हो गया, 1 करेंगे छोटा हो जाएगा, लेकिन 0 करेंगे तो फॉन्ट साइज नहीं होगा वहां अप्लाई। तो सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज क्या हुआ, 1, ठीक है, बस कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, सुन लीजिए उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्वेश्चन कहां से है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए कुंजी, कुंजी का मतलब की, आप लोग को समझ में आता होगा, कौन सी की को दबाना होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। जब आप बढ़ेंगे आगे तो वहां पर क्या दबाएंगे कि वो आगे बढ़ेगा, तो वहां हम लोग टैब दबाते हैं जिससे वो आगे बढ़ता है। स्पेस से तो स्पेस लेता है, ये मत समझिएगा कि स्पेस से तो आगे बढ़ता ही है। देखिए स्पेस दे ही दिया, अगर आप, मैंने क्या बोला, स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया। एंटर से क्या होता है, लाइन चेंज होता है। शिफ्ट से क्या होता है, शिफ्ट से सपोर्टेड वर्क होता है, सिलेक्शन हो गया या फिर कोई अदर वर्क। स्पेस से क्या होता है, कैरेक्टर के बीच में स्पेस दिया जाता है। लेकिन टैब से क्या होता है, टैब से होता है कि हम एक से दूसरे, यानी कि क्या बोल रहा है, सेल में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां राम लिखा हुआ है और हम टैब दबाएंगे तो ये जस्ट यहां से जंप एक निश्चित दूरी पर 0.5 इंच के गैप पर ये आगे बढ़ता है, ठीक है। आने दीजिए एमएस वर्ड, आप लोग देखिए, ठीक है। जल्द ही उसके वीडियोस कंप्लीट करके मैं मॉडिफाई करके अपडेट्स करके ला रहा हूं, फिर आप देखिए उसको, तब आप सेटिस्फाई होंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी कि नहीं, जो चीजें क्वेश्चन में हैं वो प्रैक्टिकली भी हो रही हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये मैं खुद बोल रहा हूं, मैं कितना भी यहां डिटेल कर दूं
तो 50% आप समझेंगे, 50% आपको थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, वो नेचुरल है, ठीक है। Which of the following printer can use continuous paper instead of individual sheet? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि which of the following printer, कौन सा प्रिंटर continuous paper instead of individual sheet, कंटिन्यूअसली पेपर को करता है, यानी कि एक शीट के बदले सॉरी कंटिन्यूअसली पेपर प्रिंट करता है। इंकजेट नहीं, हमें उसमें देना पड़ेगा। डॉट मैट्रिक्स जैसे रेलवेज के टिकट वगैरह होते हैं ना, तो ये कंटिन्यूअसली प्रिंट कर लेता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर और बोथ इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर नहीं, ये हमारा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो कैन यूज, मतलब यूज किया जा सकता है उसको, कंटिन्यूअस पेपर, उसमें कंटिन्यूअस पेपर यूज किया जा सकता है इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल शीट के। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी है, अंत है, लेकिन यहां पर लास्ट हो गया है बट इसका अंत नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेन्यू आइटम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016, मतलब कौन सा वैलिड मेन्यू आइटम नहीं है। जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन किया था बस नीचे वही क्वेश्चन है, कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वैलिड मेन्यू आइटम, वैध मेन्यू आइटम था ना ऊपर में, वही चीज है, कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन कहां के लिए, एमएस वर्ड के लिए पूछ रहा है। होम होता है, इंसर्ट होता है, टूल नहीं होता, रिव्यू होता है, ठीक है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, बस, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस पढ़ना कैसे है, क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। दो तीन बातें आप समझ के रखिए, एक तो सबसे पहले सीएस अप्लाई करिए, दूसरा आप क्वेश्चंस को पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि वो क्वेश्चंस है किस टॉपिक का। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मेमोराइज होने लगेगा कि अच्छा ये इंटरनेट का क्वेश्चन है, तो आप जो ऑप्शन को देखेंगे ना, आप ऑप्शन को जब देखेंगे तो आप उसी नजर से देखेंगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कहां से है, तो आपके लिए सब कुछ अननोन है, तो फिर लगे हाथ मार दिए जो समझ में आया। लेकिन जब लगा कि नहीं ये क्वेश्चन इंटरनेट से है, तो ऑप्शन को भी उसी निगाह से आप देखिएगा और आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अंदर से आएगा। हो सकता है आप सही दे दें, लेकिन जब अननोन है तब तो पूरा गलत ही होगा ना वो तो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चंस को डील करने का यही मकसद है कि आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चंस को पकड़ना सीखिए। जब तक आप उनके टॉपिक्स को नहीं पकड़ेंगे कि क्वेश्चंस कहां से है, तब तक आप ऑप्शंस को भी वैसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, अगले सेट में। अगले सेट के फिर क्वेश्चंस को डील करेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस है, अलग तरह के और क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।